नमस्कार। आज हम अंडमान द्वीप समूह की एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं रहस्यमयी जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। जारवा। हमारे पास जारवा, अंडमान के प्राचीन लोग लेख के कुछ अंश हैं और कोशिश करेंगे कि इस अलग-थलग रहने वाले समूह की अनूठी दुनिया को थोड़ा समझ सकें। ये दुनिया की उन गिनी-चुनी शिकारी संग्राहक जनजातियों में से हैं जो अब भी बची हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि 1990 के दशक तक तो बाहरी दुनिया से इनका संपर्क लगभग ना के बराबर था। आज भी वो आधुनिक समाज से एक दूरी बनाए रखते हैं। सही। उनकी अपनी एक अर्ध खानाबदोश जिंदगी है। शिकार करना, चीजें इकट्ठा करना। ये दुनिया की कुछ बची हुई ऐसी जीवन शैलियों की मिसाल हैं। और जो जेनेटिक्स वाले बात है वो तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। लेख कहता है कि जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि जारवा शायद उन सबसे पुरानी मानव वंशावलियों में से हैं जो अफ्रीका से बाहर निकली, मतलब करीब 60,000 से 70,000 साल पहले। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई स्टुपेंडस है। उन्हें निग्रीटो जातीय समूह का हिस्सा माना जाता है और उनका करीबी रिश्ता अंडमान की दूसरी जनजातियों से है, जैसे ओंगे और सेंटिनलीज। अच्छा, ये सभी बहुत प्राचीन समूह हैं। तो जाहिर है उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर होगा। शिकार, मछली पकड़ना, जंगल से खाना जुटाना। एकदम। उनका पूरा जीवन चक्र प्रकृति से जुड़ा हुआ है। धनुष बाण, भाले, इन सब से शिकार करते हैं। जंगली सुअर, कछुए, मछलियां, फिर जंगल से शहद, फल, कंदमूल, यही उनका आहार है। और रहने के लिए क्या एक जगह टिक कर रहते हैं? नहीं, वो खानाबदोश जीवन जीते हैं। पत्तों और टहनियों से अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। चड्ढा कहते हैं उन्हें। चड्ढा। अच्छा। हाँ। और भोजन कहाँ मिलेगा, इस हिसाब से मौसम के अनुसार अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। और इनकी भाषा, क्या वो भी इतनी ही अलग है? हाँ, ये भी एक बहुत ही अनूठी बात है। वो जारवा भाषा बोलते हैं। ये उंगन भाषा परिवार का हिस्सा है और भारत की किसी भी मुख्य भूमि की भाषा से इसका कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये पूरी तरह मौखिक भाषा है। इसकी कोई लिपि नहीं है। सोचिए, सारा ज्ञान, सारी परंपराएं सब बोलकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। तो फिर तो इनको बचाने के लिए, मतलब इनकी संस्कृति को सहेजने के लिए कुछ कानूनी उपाय भी होंगे। हाँ जरूर। भारत सरकार ने उन्हें कानूनी संरक्षण दिया है। एक विशेष कानून है, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण विनियमन 1956, ANPATR कहते हैं इसे। ANPATR, ठीक है। इसके तहत बाहरी लोगों का उनसे संपर्क करना या उनका किसी भी तरह से फायदा उठाना, ये सब प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें लेना भी गैर कानूनी है। ये संरक्षण तो बहुत जरूरी लगता है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी, खासकर आज के समय में। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है अंडमान ट्रंक रोड, ATR। वो सड़क उनके इलाके से होकर गुजरती है। इस सड़क की वजह से अवांछित संपर्क बहुत बढ़ गया है, पर्यटन का दबाव है और सबसे खतरनाक, बाहरी बीमारियां उन तक पहुंचने का खतरा रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बाहरी बीमारियों के लिए वैसी नहीं होती जैसी हमारी है। और वो मानव सफारी वजी जो बात कही जाती है, वो क्या है? हाँ, वो एक बहुत ही दुखद और गंभीर समस्या है। कुछ गैर कानूनी ऑपरेटर्स पर्यटकों को चोरी छिपे जारवा लोगों को दिखाने ले जाते हैं, जैसे वो कोई नुमाइश की चीजों। ये उनकी निजता और उनके सम्मान का घोर उल्लंघन है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी आलोचना हुई है। तो क्या वो पूरी तरह से कटे हुए हैं अब भी, या कुछ बदलाव आ रहा है उनके रवैये में? देखिए, कुछ बदलाव तो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे और ज्यादातर उनकी अपनी शर्तों पर। लेख में बताया गया है कि कुछ जारवा अब कभी-कभी सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों से मदद ले लेते हैं। अच्छा। या कभी खाने पीने की चीजें भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वे काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं और रहना चाहते हैं। ज्यादातर विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि उन पर बाहरी संस्कृति थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी स्वायत्ता का सम्मान हो। और उनकी आबादी अब कितने लोग बचे हैं? सिर्फ 400-500। हाँ, इतनी कम संख्या उनके अस्तित्व को और भी ज्यादा नाजुक बना देती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो जारवा हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं? वो एक तरह से प्राग ऐतिहासिक मानवता की जीती जागती कड़ी हैं। उनका जीवन हमें मानव विकास के बारे में, मुश्किल हालात में जीने की कला और प्रकृति के साथ टिकाऊ तरीके से कैसे रहा जाए, इस बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। वे एक अनमोल प्राचीन विरासत है, जिनकी अपनी एक अनूठी संस्कृति है और जो आज की आधुनिक दुनिया के दबावों से जूझ रहे हैं। संक्षेप में कहें तो जारवा जनजाति मानव इतिहास का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। एक अलग पहचान,
एक अलग भाषा, और आज कई गंभीर चुनौतियां उनके सामने हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब किसी समूह की आबादी इतनी कम हो और बाहरी दुनिया का दबाव इतना ज्यादा, तो उनके लिए संरक्षण का असली मतलब क्या होना चाहिए? कैसे उनकी स्वायत्तता और उनके अस्तित्व के बीच एक सही संतुलन बनाया जाए? ये सोचने वाली बात है।